नहीं जी। देखिए, लघु सिद्धांत कौमुदी से करवाने का उद्देश्य मैं यही बता रहा था आपको कि एक तो हमें प्रक्रिया का ज्ञान हो जाएगा, कहाँ पर क्या होता है, किस गण के अंदर में कौन सा विकर्ण आता है, ये तो हमने कल थोड़े से में डिस्कस कर लिया था। उसके अलावा विकर्ण के अलावा कैसे कौन से लकार में कौन सा रूप बनता है, क्यों ऐसा ही रूप बनता है, जैसे अट का आगम होता है तो अट का आगम ही क्यों होता है, और किस किस लकारों में अट का आगम होता है। अगर आपको इतना भी ज्ञान है तो कल एक टीजीटी का पेपर आया था, उसके अंदर में पूछा था लंग लकार का रूप कौन सा है। आपको ये भी ज्ञान ना हो कि वो रूप है या नहीं है, आप सीधा देख करके बोल सकते हो लंग लकार के अंदर में अट का आगम होता है, आगे में अ दिखेगा। हाँ, 3 ऑप्शन थे जिसमें आगे में अ था ही नहीं, एक ऑप्शन था जिसमें आगे में अ था, तो वही आंसर होगा। कुछ रूप याद नहीं भी है तब भी आप उस नॉलेज से उस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको अब लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार से रूप का भी अभ्यास करेंगे और आपका सूत्रों को भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है। क्यों नहीं था? स्क्रीन पे आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा ना अभी? नहीं जी, आप दिख रहे हो। अभी दिखा जी। ये है आपका लघु सिद्धांत कौमुदी, इसमें हम लोग चलेंगे भवादि प्रकरण पे। इति भवादय, ये तो समाप्ति पे सीधा पहुंच गए हम लोग। शुरुआत तो करें तभी तो समाप्ति पर जाएंगे, बिना शुरुआत किए हम लोग समाप्ति भी कर दिए। चलो भैया, यहां से हमारा भवादिगण शुरू होता है। नकारार्थ बोध का देखिए यहां पर दिया हुआ है भूत भविष्य वर्तमान, दिया हुआ है वर्तमान में लट लकार सह गच्छति, भविष्य काल में सामान्य भविष्य लृट लकार सह गमिष्यति, अनद्यतन भविष्य काल लुट लकार स्व गंता कल जाएगा, स्व गंता मतलब स्वहा। अब बबली आपके में एक प्रश्न भी आया था, हाँ याद हो, भविष्य उसमें लिखा हुआ था उसका ये करना था, तो उसमें स्व ही लगेगा आंसर, क्योंकि भविष्य काल में होता है स्व, हाँ इसलिए, ठीक है। भूतकाल में 3 लकार होते हैं, सामान्य, लुंग लकार, सो अगमत, ठीक है। अनद्यतन भूत में लंग लकार, सो अगच्छत, अपरोक्ष अनद्यतन यानी कि परोक्ष भूत में होता है लिट लकार स जगाम। ये आपके कालवाचक धातुओं का, कालवाचक मतलब कालवाचक लकारों का इसमें दिया हुआ है परिचय, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये देखिए सूत्रों को थोड़ा बहुत मैं डिफाइन करते हुए चलूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। जहां आपको समझ में ना आए वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक। कोई ऐसा ना हो कि आप लोग केवल सुन सुन करके चले जाए,
क्योंकि सुनने के बाद में समझ में भी आना चाहिए। तो इसलिए जहां पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो वहां पर आप लोग हाथ ऊपर करके या बीच में भी बोल सकते हो, ठीक है। सबसे पहला सूत्र है लह कर्मणि च भावे च कर्म केभ्यः। देखिए लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युः अकर्मकेभ्यो भावे कर्तरि च। लकार होते हैं वो क्या होते हैं? सकर्मक, जानते ही हो आप लोग। धातुएं जो होती हैं आपकी सकर्मक भी होती है, अकर्मक भी होती है, और कुछ धातुएं जो होती है वो द्विकर्मक होती है, ठीक है ना। जो द्विकर्मक तो वो 16 धातुएं गिनाई गई हैं, तू याच पच दंड, उसमें कर्म 2 होते हैं, तो उस 2 कर्मों से तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो द्विकर्मक धातुओं को छोड़ दो, इधर सकर्मक और अकर्मक के देखते हैं। देखिए जो सकर्मक धातु होते हैं उसके हमारे कर्तरी प्रयोग बनता है, यानी कि कर्तृवाच्य बनता है, और कर्मणि प्रयोग बनता है, कर्मवाच्य बनता है, ठीक है। कर्तरीवाच्य और कर्मवाच्य होता है, जिनका की आपका सकर्मक होता है, जिसमें कर्म होते हैं, ठीक है। और अकर्मक धातुओं का आपका कर्तरी बनता है और भावे बनता है, उसका कर्मणि प्रयोग नहीं होता। ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं और अभी फिर से बोल रहा हूं। देख ये धातुएं 2 प्रकार की होती हैं, सकर्मक धातु और अकर्मक धातु। तो जो सकर्मक धातु होंगे उसका कर्तरी और कर्मणि दोनों प्रयोग बनेगा, यानी कि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य बनता है। और अकर्मक धातु जो होगा उसका क्या बनता है? कर्तरी और भावे प्रयोग होता है, ठीक है, उसका कर्मणि प्रयोग नहीं होगा। जैसे मैंने पूछ लिया बालकः हसति, इसका कर्मणि में परिवर्तन करो, क्या बनेगा? बालकः हसति का कर्मणि क्या बनेगा? हरिओम। बालकेन हस्यते। हस्यते। परंतु मेरा प्रश्न ठीक से नहीं सुने। बालकः हसति इसका कर्मणि परिवर्तन करो। पहली बात तो हस धातु जो है वो सकर्मक है ही नहीं, अकर्मक है, तो उसका कर्मणि परिवर्तन नहीं होगा। उसका किसमें परिवर्तन होगा? भावे परिवर्तन। मैंने इसीलिए प्रश्न जानबूझ करके ये पूछा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखो, जो सकर्मक धातु होता है और सकर्मक अकर्मक का पता कैसे चलता है? जिसमें धातु को लेकर के आप प्रश्न करो, कम, किम और काम, क्योंकि द्वितीय विभक्ति को लेकर के देखिए पुल्लिंग में द्वितीय विभक्ति होगी तो कम बनता है, कह कौ के कम, या ऐसे बोल सकते हो कह कम केन कस्मै कस्मात कस्य कस्मिन्, एक वचन स्तंभ बोलेंगे तो द्वितीय विभक्ति में क्या बनेगा? कम। पुल्लिंग में बनता है कम, स्त्रीलिंग में बनेगा काम, और नपुंसक लिंग में क्या बनता है? किम। धातु को लेकर के 3 प्रश्न करो, अगर इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाते तो वो सकर्मक है, अगर उत्तर नहीं मिलते तो वो अकर्मक है। जैसे मान लो पठति, पठति तो कम पठति ग्रंथम पठति, काम पठति कविताम पठति, किम पठति पुस्तकम पठति। मिल रहे उत्तर, कोई परेशानी नहीं है, ये सकर्मक धातु है। हसति, कम हसति, उत्तर मिलेगा क्या? काम हसति, उत्तर मिलेगा क्या? किम हसति, उत्तर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो ये अकर्मक है। ये एक धातु को पता करने का एक तरीका है। बाकी अकर्मक धातु में गिनाई गई है। हाँ, धातु जो धातु पाठ वगैरह करते हैं, जो अच्छे वैयाकरणीय होते हैं, जानते ही आप, पाणिनि मुनि ने धातु पाठ वगैरह भी लिखे हुए हैं, तो उसमें धातुओं को गिनाया गया है। सकर्मक धातु अलग गिनाए गए हैं, अकर्मक धातु अलग गिनाए गए हैं। हाँ, और आपको बोला गया ना लज्जा सत्ता स्तुति जागरणम, ऐसे करके आपके श्लोक दिया हुआ है, उस श्लोक के आधार पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं जो सकर्मक है, लकाराहा, जो लकार जो है 10 लकार होते हैं, हम लोग उसके बारे में जान चुके हैं। वो जो 10 लकार है
वो सकर्मकों से, सकर्मक जो होते हैं उनसे कर्मणि और कर्तरी, यानी कि सकर्मक यदि धातु होगा या सकर्मक क्रिया होगी तो उसमें कर्मणि में बनेगा और कर्तरी में बनेगा। ठीक है, चस्यु। और अकर्म के भी जो अकर्मक होगा उससे भावे और कर्तरी में। ठीक है, समझ में आया बात? हरिओम। सर कौन कौन से प्रश्न करके देखने हैं? एक्सप्लेन कर दो। क्या क्या? सर प्रश्न कौन से 3 तरह के कर सकते हैं? प्रश्न, अच्छा कौन कौन से? कम प्रश्न, काम और किम। क्या ऐसे ही आत्मनेपदी, परस्मैपदी, उभयपदी का पता चलता है? चलता है क्या? नहीं, आत्मनेपदी और परस्मैपदी का ऐसे पता नहीं चलता, उसमें धातुओं को आपको याद रखना पड़ता है, कौन सी धातु आत्मनेपदी है, कौन सी धातु परस्मैपदी है। ठीक है, ये धातुओं को आपको पता रखना पड़ता है कि ये जैसे मान लीजिए पठ धातु है, पठ धातु परस्मैपदी है, लिख धातु परस्मैपदी है, लेकिन जैसे पच धातु है, पच धातु उभयपदी है, आत्मनेपदी भी बनता है और परस्मैपदी भी बनता है। हाँ, आपका लव धातु आत्मनेपदी है, एध धातु आत्मनेपदी है, ऐसे कुछ धातुएं जो होती है आत्मनेपदी है, कुछ धातु परस्मैपदी। वो आपको धातुएं, हमें ज्यादा धातुओं को याद नहीं करना कि हम बहुत सारे पाणिनि मुनि के 2000 धातुओं को लेकर के बैठे और सारे धातुओं को रटना शुरू कर दे, इतना हमें नहीं करना है। प्रत्येक गण का एक एक धातु ले लो, पर्याप्त है। और कुछ धातुएं हैं जो कि आपके हर जगह पर सिलेबस में लगते हैं, वो धातु को आपको कर लेना है बस। ठीक है, गुरुजी नमो नमः। गुरुजी हाँ, नमो नमः, बोलिए। हाँ प्रीति जी बोलिए। क्योंकि मेरे वहाँ गेस्ट आए हैं लोग। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ ना कि मेरे वहाँ गेस्ट आए हैं लोग, मैं क्लास नहीं कर पा रही हूँ, वीडियो डाल दीजिएगा प्लीज गुरुजी। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, वैसे मैंने 5 तारीख तक का वीडियो डाल दिया है, 6 और 7 का वीडियो बाकी है ना, आप लोगों ने देख लिया होगा। आज का हाँ जी, आज वाला जो पढ़ा रहे हैं वो। हाँ, आज का भी डाल दूंगा मैं और 6 और 7 का भी डाल दूंगा, क्योंकि कैसा होता है ना, यूट्यूब पे भी थोड़ा सा लिमिट हो जाता है। जैसे हम वीडियोज डालते हैं ना, तो उसके बाद में फिर क्या होता है, वो यूट्यूब पे जाता ही नहीं, ज्यादा हो गया था, पुराने रह गए थे, इंटरनेट का भी इशू था और थोड़ा सा ये भी था, तो इसलिए। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य होता है। धातु के उस रूप को कहते हैं जिसमें कर्ता से लकार आता है। हाँ, लकार का अर्थ कर्ता हो, हाँ, इसमें कर्म होता है और इसमें भाव होता है। ठीक है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब देखिए, वर्तमाने लट, लट लकार कहाँ होता है? वर्तमान में। तो वर्तमान के क्रिया में लट लकार का प्रयोग होता है। अटावितो, हाँ, अटावित उच्चारण सामर्थ्यात् लश न इत्वम, हाँ, उच्चारण सामर्थ्य के कारण लकार का इत्व नहीं किया। हाँ, तो इससे भूसत्तायाम, इससे कर्तृत्व की विवक्षा में भूला, ये बना। लट लकार आया, लट लकार में इसमें देखिए, भू धन लट, लट लकार आया, टकार की संज्ञा हो गई, लॉ में अ है, इसकी भी इत संज्ञा हो गई, बचता क्या है हमारा? लॉ। अब जो ये लॉ बचा है, इसकी भी इत संज्ञा हो सकती थी, लेकिन अगर इसकी भी इत संज्ञा कर देते तो पूरा ही गायब हो जाता, तो कुछ तो बचा के रखना था, इसीलिए इसकी इत संज्ञा नहीं। समझ में आया बात? एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए, भू धातु से भू सत्तायाम, भू धातु का अर्थ क्या होता है? भू धातु का अर्थ होता है सत्तायाम, सत्ता में। ठीक है, कुछ चीज, किसी चीज की सत्ता विद्यमान हो, ऐसा। ठीक है, भू सत्तायाम, तो इसमें आपकी सत्ता के अर्थ में ये हुआ, तो इससे भू धातु से वर्तमान काल में लट लकार आया, लट लकार आया, भू लट बना। लट में टॉ की संज्ञा हो गई,
लॉ में जो अ है इसकी भी एक संज्ञा हो जाएगी, किससे? आपके उपदेश से अजनुनासिक से। अब यहां पर बचा लॉ। लॉ की भी लसक को तद्धिते से एक संज्ञा हो सकती थी, परंतु अगर हम लॉ की भी एक संज्ञा करते तो लाया ही क्यों लट? फिर तो लट को लाना ही नहीं था। इसलिए इस लॉ को उच्चारण के लिए रखा है, ठीक है, कि ये लॉ है। नहीं तो इसकी भी संज्ञा करते तो पूरा ही गायब हो जाता, तब तो भू का भू ही बचता। आ रहा है बात समझ में? जी सर जी। अब यहाँ पर ये सूत्र आया है, ये सूत्र मैंने आपको पहले भी बोला था, तिंग प्रत्यय होते हैं। ये सूत्र है तिप तस जी सिप थस था मिप बस बस त आताम झ था साथाम धम इड वही मही एते अष्टादश ल आदेशः। ये जो 18 है वो लॉ के जगह पर आदेश होंगे, ठीक है जी। अब ये लॉ आदेश कैसे हो गए देखिए, सिप तस जी सिप थस मिप बस मस, ये आपके 9 प्रत्यय जो होंगे ये परस्मय पदियों में लगे। जो भी धातु परस्मय पदी होंगे उनमें ये 9 प्रत्यय लगे, ठीक है। बाद के 9 प्रत्यय हैं त आताम छ थास आथाम वम इड वही महीन, ये 9 प्रत्यय आपके आत्मनेपदी में रखते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर के 9 प्रत्यय आपके परस्मयपदी में और नीचे के 9 प्रत्यय आपके आत्मनेपदी, ठीक है। सर ये ऊपर का जो तीसरा है उस पहला क्या है सर? वो वत से पहले क्या क्या टिप के नीचे क्या लिखा हुआ है सर? सिप के नीचे हाँ जी, मिप ये मिथ चलिए मिप मिप ये रहा मिप मिप वस मस, यहां से ऐसे लिख सकते हो तिप तस जी सिप थस था मिप वस मस, ये 9 प्रत्यय त आताम छ था साथाम भम इड वही मही, ये 9 प्रत्यय। तो आपको मैंने ऐसे लिखा है, यानी कि ये प्रथम पुरुष में हुआ, ये 9 होंगे प्रथम पुरुष में, ये 9 होंगे मध्यम पुरुष में और ये 9 होंगे उत्तम पुरुष में। ये 9 होंगे आपके प्रथम पुरुष में, ये 9 होंगे आपके, ये 3 है, 9 नहीं सॉरी 3 है, ये 3 प्रथम पुरुष में, ये 3 मध्यम पुरुष में और ये 3 उत्तम पुरुष में, ठीक है। कि इस प्रकार से अपना एक चार्ट बना सकते हो और इसको कर सकते हो। ये मैंने बहुत बार बताया भी है पहले भी, और इसमें कोई खास बात नहीं, ठीक है। क्या चले आगे? जी सर। लह परस्मय पदम, ल आदेश परस्मय पद संज्ञा स्यु। तो ल आदेश परस्मय पद संज्ञा, देखियो लकारों के स्थान में जो आदेश होते हैं ना वो कौन होते हैं? परस्मय पद संज्ञक होते हैं, अर्थात उनकी परस्मय पदी संज्ञा होती है। जैसे ये जो है ना, ये लॉ के जगह पर ये जो 9 हुए, इन 9 की कौन सी संज्ञा हुई है? परस्मय पद, ठीक है। आपसे एग्जाम में यूपी टीजीटी में पूछा था परस्मय पदम में कौन सा समास है, तो ये चीजें पूछ ली जाती है, हाँ ऐसा। और अभी जो मैंने पेपर नहीं भेजा ना, पेपर भेज दे रहा हूँ। एक बात मैं अभी आपको अभी ही बता दूं कि मैं अभी एक पेपर भेजने वाला हूँ, ठीक है, ग्रुप में, जो कि आज ही पेपर हुआ है। यूपी उत्तराखंड एलटी का पेपर हुआ है, 70 क्वेश्चन है उसमें। आप लोग उसको सॉल्व करिए, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ये कल मैं उसका आंसर की भेज दूंगा दोपहर में, और उस पर वीडियो भी बना दूंगा, तो आप उससे मैच कर सकते हो, ठीक है। आंसर की मैं वैसे भी भेज दूंगा और वीडियो भी बना दूंगा।
तो दोनों से आप मैच कर सकते हो ताकि आपका एक आइडिया लग जाएगा, जनरल आइडिया, अभी मैं कितनी चीजें जानता हूँ, क्योंकि ये अभी आज ही पेपर हुआ, ठीक है। तो आज के पेपर का है तो इसलिए आपको आइडिया लग जाएगा। और डीएसएसबी में यही लेवल भी रहेगा जो इस पेपर का लेवल। गुरुजी, हाँ गुरुजी ऑनलाइन हुआ था कि ऑफलाइन हुआ था आज का पेपर? ऑफलाइन हुआ था। ठीक है, तो भेज दीजिएगा जी। हाँ तो मेरे सर पास आ चुका है और मैं आपको भेज अभी मतलब व्हाट्सएप पर है, ये कटेगा वैसे ही मैं भेज दूंगा। आप लोग रात में सॉल्व करिए, चाहे कल सॉल्व करिए, सुबह तक में, दोपहर से पहले सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हुआ 18 प्रत्यय हो गए। अब ये ल परस्मय पदम क्या बोला, ये 9 जो होते हैं वो परस्मय पदी। तंगा नावात्मने पदम, तंगा नावात्मने पदम, यह बोल रहा है तंग प्रत्याहार। तंग प्रत्याहार और सानच और कानच प्रत्ययों की आत्मनेपद संज्ञा। तो ये देखिए तंग प्रत्याहार का मतलब क्या हुआ, तो से लेकर के ग तक, ये तो और यहां अंतिम का ग। प्रत्याहार तो ऐसे ही बनता है ना, शुरुआत का ले लो अंतिम का ले लो, बीच के सारे प्रत्याहार में आ जाते हैं। तंग प्रत्याहार वैसे ही वहां का प्रत्याहार नहीं है, अब माहेश्वर सूत्र से बना हुआ प्रत्याहार नहीं है, परंतु यहां पर भी प्रत्याहार बनते हैं, ठीक है। ये प्रत्याहार एवं एक होता है सानच और कानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय जो होता है आपका वहां होता है उत्तर कृदंत में, आपने देखा होगा सप्तरी और सानच प्रत्यय, ठीक है। और कानच जो होता है लिट कानच वा, लिट के अंदर में कानच प्रत्यय भी हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रत्ययों का भी आत्मनेपद संज्ञा होती है, ठीक है। ऊपर के 9 हो गए परस्मैपदी में और नीचे के 9 हो गए आत्मनेपद, ठीक है। आप प्यारे लाल जी कुछ बोलना चाह रहे हो? सर आपने ये बताया था परस्मय पद में समास होता है, कौन सा होता है ये नहीं बताया। ये नहीं बताया, कल ही तो बताया था मैंने, अलुक तत्पुरुष समास। ओके सर, ओके, धन्यवाद। अलुक तत्पुरुष का मतलब है जिसमें लुक नहीं होता, जिसमें विभक्ति दिखती है, जैसे परस्मय पदी में चतुर्थी विभक्ति दिख रही है, तो ये आपका अलुक तत्पुरुष समास है। और ऐसे ही हमारा कल एक और आया था वनेचरः, वनेचरः में भी अलुक समास है क्योंकि इसमें सप्तमी विभक्ति दिख रही है, ठीक है। वैसे समास के अंदर में लुक हो जाता है, ठीक। अब यहां पर बताया आत्मनेपदी क्या होती है, जो मेरे से किसी ने पूछा था, अभी दीक्षा जी ने पूछा था या किसी ने पूछा था कि आत्मनेपद परस्मय पद का पता कैसे करते, तो वो ऐसा पता करते हैं, अनुदात्त गित आत्मनेपद होता है, यानी कि अनुदात्त इत और गितश्च आत्मनेपद धातु, आत्मन धातु आत्मनेपद स्यात्। अब आत्मनेपद स्यात् क्या मतलब, अनुदात्तित, जिसका अनुदात अच इत हो, मतलब जिसमें अच जो है ना, अच वो कैसा हो, अनुदात्त हो, ऐसे अनुदात्त इत की इत संज्ञा हो, ठीक है। जो मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया था ना, स्वर कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित। तो जो उदात्त वाला नहीं, अनुदात्त वाला, अनुदात्त हो और वो क्या हो, उसकी इत संज्ञा हुई है, ठीक है ये। और दूसरा क्या बताया, गित धातु। गित धातुओं का मतलब क्या है, जिसमें ग की इत संज्ञा हो, ग की। ऐसे धातुओं से कौन सा लकार होता है आपका, वो कौन सा होता है, आत्मनेपद होता है। तो उसमें कौन से प्रत्यय आते हैं, तंग प्रत्यय आते हैं, सानच प्रत्यय आता है और कानच प्रत्यय आता है। तंग प्रत्यय मतलब तो आताम झा था साथाम ध्वम इड वही मई, जो नीचे के 9 प्रत्यय हैं। और सानच और कानच प्रत्यय हम लोग जब उत्तर कृदंत पढ़ रहे थे तो फिर मैंने एक बात बताई थी आपको, सत्रि प्रत्यय होता है परस्मैपदी में और सानच प्रत्यय होता है आत्मनेपदी, बताया था, याद है? जी सर बता। हाँ, तो वही चीज है, ये जो सानच और कानच प्रत्यय आत्मनेपदी।
समझ में आ रहा है बात? जी सर गुरु जी, ये मतलब ये तो पता है अभी। क्या क्या? ये ऊपर आपने लिखा उदात अनुदात स्वरित, हाँ ये हाँ। तो पता है, मतलब उच्चैर उदात है, नीचेर अनुदात है, मतलब और समारा स्वरित है। लेकिन ये धातुओं में मतलब किस प्रकार से पता लगता है, ये नहीं पता चल लगा। नहीं, ये देखिए अभी इस विषय में जाएंगे तो बहुत समय जाएगा हमारा। आप बस इतना याद रखिए कि अनुदात हो और आपको गित हो, और ये आपका धातु पाठ किए थे। पाणिनि मुनि ने धातु का पाठ किया, जैसे भूसत्तायाम, एद वृद्धौ, हाँ गमलरी गतौ, तो ऐसे डुक्रिय करने, तो ये सब किए हुए। उसमें जैसे अब डुक्रिय करने में क्या है, डू क्रिय धातु है, यों की संज्ञा हुई, हाँ, और इसमें आदेरी टुडुआ, इसके डू की संज्ञा हुई, बच गया क्री। अब इन दोनों की संज्ञा हुई धातुओं के अंदर में ही हुई है। तो अब ये जो डुक्रिय करने, ये कैसा हो गया, एक उभयपदी धातु है। तो ये सब चीजें कैसे पता लगेगी हमारी, जब हम वहां का करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा व्याकरण जानना पड़ता है। अनुदात का संज्ञा हुई है, ये सब चीजें जानने के लिए आपका बेसिक धातुओं के बारे में, धातु पाठ का जानकारी होनी चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। अभी केवल इतने सी बातें जान लो, ये पर्याप्त है हमारे लिए, ठीक है? क्योंकि हम इसमें इतना तो कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, और इतना अगर डीपली गए तो फिर हम इसी में फंस जाएंगे, समझिए? ओके जी, ओके। हाँ, इतनी बातें जान लो पर्याप्त है। अनुदात और गित्तो तो उसकी जो होती है